दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब आपके अपने फेवरेट शो प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। और आप ये शो सुना करते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे। और आज है तारीख 25 मार्च 2021। तो आज सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ अपने फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान पर। दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है एक बड़े पैमाने पर, और इस वैक्सीन से डरिए नहीं, आप वैक्सीनेशन करवाइए, कोविड से अपने आप को बचाइए, परहेज कीजिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन जो कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, छोटे मोटे लॉकडाउन हैं, उनको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखिए और अपने आप को कोरोना से बचाए रखिए। वक्त वक्त पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहिए। तो 25 मार्च 2021 को कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कम्युनिटी कलर्स की अगर बात करें तो रेडियो उड़ान वक्त वक्त पर छोटे बड़े बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए करता रहा है। पिछले दिनों मैट्रिमनी मीट रेडियो उड़ान पर आयोजित की गई, जिसका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार रिस्पांस मिला, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आप सभी को मुबारकबाद भी देते हैं इस खूबसूरत रिस्पांस के लिए और इस प्यार के लिए। और हम आप सभी से ये वादा भी करते हैं कि रेडियो उड़ान इसी तरह के दूसरे इवेंट्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करते हैं और आइए सुन लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने की कगार पर पहुंचे एक भारतीय मूल के परिवार को उनके बच्चे की सेरेब्रल पैल्सी की वजह से निष्कासन का करना पड़ रहा सामना। पटना में हो रही शुरुआत डिसेबल्ड फ्रेंडली CNG बसेस की, जिनमें होंगी बहुत सी खास सुविधाएं। महाराष्ट्र के 10वीं व 12वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थी स्वयं कर सकेंगे अपने परीक्षा केंद्र का चुनाव। जम्मू कश्मीर में लागू हुआ JNK राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। सुभाष चंद्र वशिष्ठ ने कहा, सबके लिए सुलभ होना चाहिए राम मंदिर। असम के टॉप सेमसीमेंट के चेयरमैन को दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए मिला नोटिस। डिजाइन इंजीनियरिंग की दुनिया से विमान में व्हीलचेयर यूजर्स के लिए एक नया तोहफा। तो आइए दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, या हमारी एप्स आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दोनों पर हमारी एप्स अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पर भी जो PC यूजर्स हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके सुन सकते हैं, या डायरेक्ट प्ले बटन है उसे प्ले करके भी आप सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए जो कि है www.facebook.com/radioudan। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/radioudan। और इसके साथ साथ आइए बढ़ते हैं डिटेल न्यूज बुलेटिन की ओर कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर। हमारे देश में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कानून तो है, लेकिन उनकी समानता और गरिमा के सिद्धांतों को शायद ही कभी महसूस किया जाता है।
हाल ही में सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च के मिहिर राजमाने के एक लेख में एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों से जुड़े कई तथ्य प्रकाशित किए गए। बहुचर्चित लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के चलते एसिड हमलों को रोकने और पीड़ितों के कल्याण के हेतु कई आदेश पारित किए गए। न्यायालय ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में एसिड हमले के पीड़ित को मुफ्त इलाज देने का निर्देश भी जारी किया। इसके बाद परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में न्यायालय ने 3 लाख से अधिक चिकित्सा खर्च, मुआवजा, सामाजिक स्थान और नौकरी पाने की संभावना जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया। आखिरकार अधिनियम 2016 ने विकलांग व्यक्तियों की तरफ देखने के नजरिए को चिकित्सा के बजाय एक सामाजिक दृष्टिकोण में बदल दिया। यह अधिकार अधिनियम एसिड अटैक के पीड़ितों को विकलांग व्यक्ति मानता है और उन्हें जरूरी अधिकार प्रदान करता है। मिहिर राजमाने अपने लेख में आगे लिखते हैं कि इन सभी निर्णयों के बावजूद इनका अमल अभी भी एक बड़ी समस्या है। कई पीड़ितों का कहना है कि उन्हें 3 लाख से भी कम मुआवजा मिला है। निजी अस्पताल उन्हें इलाज और प्रवेश देने से भी इनकार करते हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक अस्पतालों में सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, जबकि महिला पीड़ितों को तो फिर भी मुआवजा मिल जाता है, लेकिन एसिड अटैक पीड़ित पुरुष को अक्सर मुआवजे से इनकार कर दिया जाता है, जबकि नियम इनके लिए भी समान है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। रोजगार में आरक्षण पाने में भी वो कई बार अक्षम हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि विकलांगता अधिकारों के तहत आने वाले एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों का सही तरह से प्रचार किया जाए। इन सर्वाइवर्स के कानूनी, वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों का अमल सुनिश्चित करने के लिए ये प्रचार सहायक होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि ऐसी बीमारियों के लिए नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड थेरेप्यूटिक्स यानी NCRDT बनाया जाए ताकि इन बीमारियों की पहचान हो सके और इन बीमारियों के संदर्भ में उचित कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया कि इन बीमारियों की रोकथाम व इनके वैक्सीनेशन के लिए 2021-22 के बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए जाएं। इसी दौरान कोर्ट द्वारा कहा गया कि बजट बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे ड्रग्स को बनाने वाली कंपनियों के लिए राष्ट्रीय इंसेंटिव्स दिए जा सकें। आइए सुनते हैं भारतीय बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा की एक सुनहरी याद। भारतीय बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर 2001 की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वो खुद दिवंगत सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के साथ नजर आ रहे हैं। श्री आनंद महिंद्रा ने इस तस्वीर को नाम दिया है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का। इससे जुड़ी अपनी याद को साझा करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि कैसे उनकी कार कंपनी ने स्टीफन हॉकिंग के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई मिनी वैन बनाई, जिससे उन्हें शहर भर में कहीं भी यात्रा करने की आसानी हो। 2001 में ये तस्वीर तब ली गई थी जब स्टीफन हॉकिंग स्ट्रिंग थ्योरी पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई दौरे पर आए थे। श्री महिंद्रा ने एक दोस्त को उनके साथ ये तस्वीर साझा करने के लिए धन्यवाद भी दिया और बताया कि विशेष रूप से डिजाइन की गई वाहन को बनाने में उन्हें कितना गर्व महसूस हुआ। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई और केवल 2 घंटों में इसे 2500 से भी अधिक लाइक्स मिले हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी गलती देखने को मिली, जिसमें एक दृष्टिबाधित दक्षिण 24 परगना जयनगर मजिलपुर इलाके के शिक्षक मेलू मिस्त्री को प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी सौंपी गई है। श्री मेलू मिस्त्री ने बताया है कि उनके विद्यालय की ओर से उनकी दिव्यांगता के संदर्भ में तथा उनकी ओर से भी चुनाव आयोग को विस्तृत जानकारी दे दी गई है, लेकिन तब भी इन्हें प्रशिक्षण की अलग अलग तारीखें भेजी जा रही हैं। पहला प्रशिक्षण इन्हें अटेंड करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद उनके विद्यालय की ओर से उनकी शारीरिक अस्वस्थता का प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात
जिला चुनाव आयोग के ऑफिस में जमा करवाए गए थे। चुनाव आयोग को जब इस विषय में टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने किसी प्रकार की टिप्पणी से इनकार किया। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने की वजह से एक बच्चे को निकाला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के बाहर। एक भारतीय मूल का परिवार जो लगभग पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, नागरिकता प्राप्त करने के कगार पर है, लेकिन अब उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ रहा है। उनके बेटे का जन्म सेरेब्रल पाल्सी के साथ हुआ था और ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मानना है कि देश में कयान कात्याल की परवरिश करने से ऑस्ट्रेलिया के करदाता नागरिक पर बड़ी राशि का बोझ बढ़ेगा और ऑस्ट्रेलियन समुदाय के लिए ये अनुचित होगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट ABC न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कयान के पिता वरुण कात्याल, जो 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इनका कहना है कि उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन किया है, देश में करों का भुगतान भी किया है। सब कुछ ठीक करने के बाद भी मेरे बेटे को देश से निकाला जा रहा है। वीजा एप्लीकेशन में जो सभी चीजें हमारे हाथ में थी वो हमने सही की है, लेकिन ये चीज हमारे हाथ में नहीं थी। कयान का जन्म समय से पहले हुआ और मस्तिष्क पक्षाघात के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के वीजा कानून विकलांगता को वीजा एप्लीकेशन रद्द करने के लिए मजबूत दोष मानते हैं। ऑस्ट्रेलियाई गृह विभाग ने कहा कि ये अस्वीकृति का एकमात्र कारण है। कयान की विकलांगता पर आने वाले 10 वर्षों में $1.23 मिलियन की लागत लगेगी। अब वरुण को डर है कि अगर कयान और परिवार को बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है तो बच्चे की विकलांगता और बढ़ सकती है। वो अपने वीजा आवेदन को फिर से जांचने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अपील करते रहते हैं। इस बीच वरुण की रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया वीजा कानूनों के खिलाफ नाराजगी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कई ऑस्ट्रेलियाई मूल के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों, एक खबर बहुत ही परेशान करने वाली आ रही है बेंगलोर से। यहाँ नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप करवाई जा रही है। आप सभी को मालूम होगा कि ये जो नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है पहले चेन्नई में होनी थी, 24 तारीख से ये शुरू होनी थी और 20 तारीख को इसका वेन्यू चेंज कर दिया गया है। पहले ये चेन्नई में होनी थी, चेन्नई से ये बेंगलोर कर दी गई लास्ट टाइम पे। और क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने डोनेशन से अपने फंड रेज किया है टिकट्स लेने के लिए, और अब जो टिकट्स है उनको दोबारा अरेंज करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिड वे जर्नी में थे तो उनको पहले नहीं बताया गया। और क्या होगा अगर बेंगलोर मना कर देता, कि क्लियरेंस ना देता कि हाँ हम होस्ट करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, इस बार PCI ने 2000 रुपया पर पार्टिसिपेंट की फीस रखी है, विच इज अगेन अ बर्डन ऑन द प्लेयर्स। और वहाँ पर किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियंस में तमाम रूल्स को फ्लोट किया जा रहा है। सूरज छिपने के बाद टॉर्च और मोबाइल की लाइट से खेलें करवाई जा रही हैं। तो ये कुल मिला के डिसेबिलिटी का मजाक नहीं है तो क्या है। तो डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसको स्वतः इसका कॉग्निजेंट लेना चाहिए। और जो 2015 में गाजियाबाद में हुआ था उसकी रेपिटेशन बेंगलोर में देखने को मिल रही है। क्या आपने कभी देखा है कि 4 दिन पहले इवेंट को किसी वेन्यू को पूरी तरह से अलग स्टेट में करवाया जा रहा है? दिस इज रियली अ शेम और दिस इज इनजस्टिस विद अवर डिसेबल्ड प्लेयर्स। और मुझे समझ नहीं आता जो हमारे डिसेबल्ड उन कमेटीज में हैं वो अभी तक आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। कई कैटेगरीज को मर्ज कर दिया है और पहले इन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने पिछली चैंपियनशिप खेली है उन्हीं को मौका दिया जाएगा, लेकिन अब खबरें आ रही है कि इन्होंने न्यू कमर्स को भी मौका दिया है। हालांकि न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने पहले ये नहीं किया और ऑन द स्पॉट किया। जो नए लोग थे, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको इसका मौका नहीं मिला। तो ढेर सारे क्वेश्चंस है जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से नहीं आ रही है। लेकिन कुल मिला के ये बहुत ही दुख देने वाली खबर है कि इस तरह से नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप करवाई जा रही है जिसमें तमाम जो रूल्स है उसको फ्लोट किया जा रहा है। घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है प्लेयर्स को। अपने इवेंट का जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये वाकई बहुत परेशान करने वाली खबर है। मैं इस स्टोरी को ट्रैक करूंगा प्रोग्राम बदलता दौर में। तो बहरहाल इस न्यूज़ में इतना ही।
दोस्तों, पटना में शुरू हो रही हैं 20 स्पेशल डिसेबल्ड फ्रेंडली सीएनजी बसेस। आम बसेस के मुकाबले इन सीएनजी बसेस में कई सुविधाएं होंगी। इनके बीचों बीच एक तीसरा दरवाजा होगा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स को संचालित करेगा। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के व्यवस्थापक श्री श्याम किशोर ने कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी आरंभिक परियोजना है जो जुलाई के महीने में शुरू कर दी जाएगी। हर एक बस में एक व्हील चेयर का प्रावधान भी रहेगा और पैसेंजर की व्हील चेयर को चलाने के लिए काफी जगह भी होगी। दोस्तों, इन बसेस में लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स 300 किलो तक का वजन उठाने की क्षमता रखेंगी और इनमें सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकर तथा फर्स्ट एड की सुविधाएं भी होंगी। बीएसआरटीसी के श्री श्याम किशोर ने आगे बताया कि शुरुआती दौर में ये बसेस पटना के 14 अलग अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी। इसका शुल्क बाकी सीएनजी बसेस जितना ही होगा और इनमें आम लोग भी सफर कर सकेंगे, लेकिन विकलांग व्यक्तियों को इसमें प्राधान्य दिया जाएगा। इस प्रयोग के बाद 50 और ऐसी बसें शुरू कर दी जाएंगी। और अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खास खबर। दोस्तों, अक्षम क्रिकेटर्स भी अब खेल सकते हैं बीसीसीआई के छत्र में। जी हाँ, डिसेबल्ड क्रिकेट खिलाड़ी अपने बीसीसीआई लोगों के साथ खेलने और मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के सपने को बहुत ही जल्द पूरा कर सकेंगे। क्रिकेट खेलने वाले विकलांग खिलाड़ियों के कुछ समूहों ने मिलकर बनाया है DCCI, यानी द डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके सिर्फ बीसीसीआई मान्यता प्राप्त करने की जरूरत थी, लेकिन अब विभिन्न क्रिकेट समूहों के समर्थन के साथ द DCCI का गठन हो चुका है। ये गठन कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया। नेत्रहीन क्रिकेट के लिए अपना योगदान देने वाले महंतेश जीके को सर्वसम्मति से DCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रवि चौहान, सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह और IDCA के सुमित जैन, इनकी पहल से DCCI का गठन करने का फैसला किया गया। DCCI के गठन के सुझाव का स्वागत करते हुए BCCI के सचिव जय शाह ने कहा कि BCCI क्रिकेट के सभी रूपों को मदद करने के लिए उत्सुक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक अलग समिति और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट को प्राथमिकता मिलने की मांग की थी। DCCI के सचिव रवि चौहान ने कहा कि श्री जय शाह का मार्गदर्शन, समर्थन और विजन DCCI के साथ था। श्री महंतेश जीके ने कहा कि वे श्री जय शाह के प्रति बहुत आभारी है और उन्होंने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट प्लेयर्स को लगातार समर्थन और प्रोत्साहन दिया है। दोस्तों, ये उन हजारों अक्षम क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो बिना किसी सहारे के कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। दोस्तों, खबर है महाराष्ट्र के 10वीं और 12वीं बोर्ड के विकलांग विद्यार्थियों के लिए। महाराष्ट्र के 10वीं और 12वीं बोर्ड के विकलांग विद्यार्थी इस साल अपने परीक्षा केंद्र का चुनाव खुद कर सकेंगे। साथ ही वो स्क्राइब यानी पेपर राइटर और रीडर के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। ये घोषणा महाराष्ट्र राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्विटर के माध्यम से की है। विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्हें विकलांग छात्रों के लिए उपयुक्त ऐसे कई सुझाव मिले, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक हेल्पलाइन भी इस मामले में शुरू कर दी है, जो स्टेट बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन विकलांग छात्रों को स्क्राइब या रीडर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ कहती है कि हम सभी छात्रों से आने वाले सुझावों का स्वागत करते हैं। पूरी सावधानी और सुरक्षितता के साथ आगे बढ़कर शिक्षा का नुकसान रोका जा सकता है। इससे जुड़े सुझाव आप भेज सकते हैं secretary.stateboard@gmail.com पर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं mahahsscboard.in पर।
जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है J&K राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कानून। दोस्तों, अब अधिनियम 2016 की धारा 101 का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने केंद्र का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकलांग लोगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए उनकी रक्षा करने हेतु सरकार ने J&K राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कानून सुचारू कर दिया है। इन नियमों में अधिकारों का और उनसे जुड़े हर पहलू का तथा विकलांग लोगों की शिक्षा और रोजगार का ध्यान रखा गया है। नियमों के अनुसार हर प्रतिष्ठान का प्रमुख ये सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के तहत आने वाले विकलांग व्यक्ति को किसी अधिकार या लाभ से वंचित न रहना पड़े। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के आयोग को शिकायत दर्ज करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। इस मामले में मुख्य न्यायिक स्टेट मैजिस्ट्रेट ने बताया कि विकलांग बच्चों से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और समाज कल्याण निदेशालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड 1 साल के भीतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करेगा और शिक्षकों को बेसिक ब्रेल और साइन लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेशन का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जहां तक विकलांग व्यक्तियों के रोजगार और रिक्तियों को भरने का सवाल है, नियमों में कहा गया है कि हर एक प्रतिष्ठान 6 महीने के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर की नीति प्रकाशित करेगा। साथ ही साथ हर सरकारी प्रतिष्ठान विकलांग व्यक्ति की शिकायतों को देखने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा। रही बात एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच की, तो हर प्रतिष्ठान भौतिक पर्यावरण, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मानकों का पालन करेगा। इन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश कोष भी बनाएगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। दोस्तों, कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर कोर्ट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को एक छात्र विशेष को निवास प्रदान करने की सिफारिश की है। ये शिकायत दर्ज की गई है चाइल्ड एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट जहीर जान के द्वारा। उन्होंने कहा है कि रिसर्च स्कॉलर गुलाम जिलानी मीर को 45% लोकोमोटिव विकलांगता है और उन्हें बारामूला से यूनिवर्सिटी आने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन हॉस्टल वार्डन ने उन्हें निष्कासन का नोटिस जारी कर दिया। अधिनियम 2000 के अनुसार विश्वविद्यालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रावास के आरक्षण की नीति भी नहीं थी। शिकायतकर्ता जहीर जान ने रिसर्च छात्र के लिए पूर्ण सुलभ वातावरण और आवास की मांग की है और ये भी कहा है कि उनके लिए संभव नहीं होगा कि वे कश्मीर विश्वविद्यालय के आसपास कोई सुलभ आवास पा सके, खासकर इस कोविड पैंडेमिक के चलते। इस शिकायत के जवाब में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि गुलाम जिलानी मीर को 6 जून 2017 को अतिथि स्कॉलर के रूप में समायोजित किया गया था। नीति के अनुसार ये सुविधा सिर्फ 6 महीने तक प्रदान की जा सकती है। इसके बाद फुल टाइम स्कॉलर्स को नियमित आवास का आवेदन करना होता है, लेकिन उन्होंने ये आवेदन तो दिया ही नहीं, बल्कि अपनी विशेष क्षमता का लाभ उठाते हुए अस्थायी आवास की सीमा को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया और 3.5 साल तक आवास में रहे। इस विषय पर सफाई देते हुए जिलानी ने कहा है कि उन्हें बारामूला से अपनी लैब में आना दर्दनाक हो रहा था और अतिथि स्कॉलर से विपरीत वो 1 साल का हॉस्टल का आवास शुल्क भी भर रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये माना कि उम्मीदवार एक नियमित छात्र के रूप में छात्रावास के लिए अर्जी देने के योग्य है। इसीलिए अदालत ने छात्रावास को तुरंत निवास सुविधा देने और पीएचडी की अवधि पूरी होने तक प्राथमिकता से रहने की सिफारिश की है। सभी के लिए सुलभ और समावेशी होना चाहिए राम मंदिर। दोस्तों, एक जाने माने वार्ता पत्र में एक लेख के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री सुभाष चंद्र वशिष्ठ ने कहा है कि आज पूरी दुनिया राम मंदिर के निर्माण को आशा के साथ देख रही है। ये केवल एक नया निर्माण नहीं है,
बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और स्थापत्य विरासत का एक हिस्सा होगा। ये एक स्मार्ट, आपदा प्रतिरोधी, समावेशी और विकलांग अनुकूल इमारत होनी चाहिए, जो विविध भक्तों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। भारत में कुछ एक धार्मिक स्थानों को छोड़कर कोई भी डिसेबल्ड फ्रेंडली मंदिर नहीं है। कई स्थानों पर तो मंदिरों के अधिकारी व्हील चेयर को अपवित्र मानते हुए विकलांग व्यक्ति को प्रवेश नकार देते हैं। श्री सुभाष वशिष्ठ आगे लिखते हैं कि जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, तो सभी उम्र और क्षमताओं के लोगों को एक भव्य सुलभ मंदिर की आशा जुड़ गई। मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन भव्य है, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पर झलकने वाली इसकी तस्वीरों से ऐसा लगता है कि विकलांग भक्तों की आकांक्षाएं शायद पूरी नहीं होंगी। एक्सेसिबिलिटी से जुड़े कानून को याद दिलाते हुए श्री सुभाष आगे लिखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी या पहुंच प्रदान करना विकलांग जनों पर उपकार करना नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार होता है। भारत का कानून ये कहता है कि सभी सार्वजनिक भवन या वातावरण डिसेबल्ड फ्रेंडली और एक्सेसिबल होने चाहिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाले दिनों में अयोध्या धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी ये बढ़ावा देगा। और इसीलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हनुमानगढ़ी और अयोध्या में पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक पहुंच के साथ डिजाइन किया जाए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनस, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और अस्पताल आदि सेवाओं की डिजाइन में भी विकलांग लोगों और बुजुर्गों की आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। बड़ी इमारतों के डिजाइन के दौरान एक्सेसिबिलिटी यानी अभिगम्यता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस चिंता की जड़ 2016 के अधिनियम के बाद खोली गई गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिल्ली की नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो एक्सेसिबिलिटी के मानकों का कड़ाई से पालन किए बिना ही डिजाइन की गई थी। इसके बाद हितधारकों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने पहुंच की सुविधाएं इन बिल्डिंग्स में जोड़ दी। ऐसे निर्णय न केवल बड़ी लागत के कारक बनते हैं, बल्कि इन्हें समझौते के प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। आसाम के टॉपसेम सीमेंट के चेयरमैन को विकलांग लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखने के लिए मिला नोटिस। आसाम के टॉपसेम सीमेंट ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत गुवाहाटी के आर्य विद्यापीठ हायर सेकेंडरी एंड मल्टीपर्पज स्कूल में एक शौचालय का निर्माण किया था। ये निर्माण गुवाहाटी के रोटरी क्लब के पहल के तहत किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें विकलांग छात्रों और शिक्षकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। प्रतिबंधी सुरक्षा संघ के सचिव नृपेन मालाकार ने विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त श्री देवेश्वर बोरा से मुलाकात की और टॉपसेम सीमेंट और रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी लिट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मालाकार ने शिकायत में कहा है कि इन दोनों संगठनों के सदस्यों ने इस ब्लॉक का निर्माण करते समय विकलांग लोगों के प्रति सम्मान दिखाने की जहमत नहीं उठाई। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अब से डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए शौचालय बनाना अनिवार्य है। द कोर्ट ऑफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आसाम ने टॉपसेम सीमेंट के चेयरमैन कैलाश चंद्र लोहिया को हाजिर रहने का निर्देश दिया है, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद चेयरमैन लोहिया इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए। इससे पहले टॉपसेम सीमेंट के सहायक महाप्रबंधक श्री अभिषेक चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी शिकायत की कोई जानकारी नहीं है। टॉपसेम सीमेंट पर यह आरोप भी है कि उन्होंने स्कूल के शैक्षणिक ब्लॉक के बीचों बीच एक क्लासरूम को टॉयलेट ब्लॉक में बदल दिया। इस परिवर्तन के बारे में ना तो टॉपसेम सीमेंट प्रबंधन ने, ना ही रोटरी क्लब ने असम शिक्षा विभाग को सूचित किया था। डिजाइन इंजीनियरिंग की दुनिया की ओर से विमान में व्हीलचेयर यात्रियों के लिए एक नायाब तोहफा। कोलोराडो के डेनवर की मोलन लेब सिटिंग ने एक नई एयरलाइन सीट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जो यात्रियों को अपनी व्हीलचेयर में उड़ान भरने की अनुमति देगा।
फिलहाल व्हील चेयर यात्री अपनी व्हील चेयर लेकर विमान में यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब नया एयरलाइन सीट डिजाइन यात्रियों को अपनी व्हील चेयर का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये साइड स्लिप सीट डिजाइन किसी स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्लास के 3 सीटों वाली जगह को एक विस्तृत 2 सीटों वाली जगह में बदल देता है। आमतौर पर तो ये एक सामान्य इकोनॉमी क्लास की सीट होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गलियारे की सीट को खिसकाकर उसे विंडो सीट की ऊपर वाली जगह पर सुरक्षित लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद उस जगह पर 36 इंच चौड़ा स्थान बन जाएगा, जो व्हील चेयर के लिए व्यापक स्थान बनेगा। एक क्यू स्ट्रिंट व्हील चेयर डॉकिंग सिस्टम व्हील चेयर को केबिन के फर्श के साथ स्थायी और सुरक्षित बनाए रखेगा। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद आइए वक्त हो चला है फिर से एक बार फिर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ पुनीत। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर कम्युनिटी कलर्स। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारा अगला सेक्शन माय ओपिनियन, जो कि लेकर आए हैं आपके लिए दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी न्यूज़ है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पे मुझे भेज सकते हैं। हम शो में उसे पूरी कोशिश करेंगे शामिल करने की। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे लिए आई है। BCCI से हमारे कुछ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट मिले थे जय शाह के साथ, जो सेक्रेटरी है BCCI के। तो हर बार की तरह अपनी मांग को दोहराया कि जो डिसेबल्ड प्लेयर्स हैं उनको भी BCCI के अंदर आप खिलाइए, एफिलिएशन दीजिए, ताकि जो तमाम हेल्प नॉन डिसेबल्ड प्लेयर्स को मिलती है वो डिसेबल्ड प्लेयर्स को मिले। तो उन्होंने एक सुजेशन दिया कि आप सबसे पहले जो क्रिकेट की फील्ड में बॉडीज़ हैं, पसंद डिफरेंट बॉडीज़ हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की, एक साथ आइए, एक आप कौंसिल बनाइए ताकि हम इसके ऊपर विचार कर सकें। आपको याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लोडा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने भी कहा था कि डिसेबल्ड जो प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए और जो डिसेबल्ड प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, BCCI को सपोर्ट करना चाहिए। तो हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसके चेयरपर्सन महांतेश जी को बनाया गया। बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ रवि चौहान जो फिजिकल एसोसिएशन फॉर द क्रिकेट है उनको भी ज्वाइन हैंड किए गए हैं। और साथ ही साथ जो स्क्वाडन लीडर अभय प्रताप सिंह, अभय कुमार सिंह उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, तो वो और सुमित जैन जो इडका से एसोसिएटेड है, वो सभी इकट्ठे आए हैं और उन्होंने इस बॉडी को फॉर्म किया है। बहुत जल्द हमें ऐसी खबर मिल सकती है कि जो डिसेबल्ड प्लेयर्स हैं वो BCCI के अंडर है, उनको एफिलिएशन मिल जाएगी और तमाम जो
पर्क्स हैं या हेल्प है जो मिलती है नॉन डिसेबल्ड प्लेयर्स को मिलेगी। तो इसकी बहुत लंबे अरसे से डिसेबल्ड कम्युनिटी मांग कर रही थी और जो लोग इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। क्रिकेट एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया भी बन सकता है हज़ारों लोगों का, और जो प्लेयर्स हैं जो उनको बाकी लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे जॉब हो या उनकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इससे हो सकती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आएंगे तो भारत का नाम रोशन करने का उन्हें मौका मिलेगा। बीसीसीआई के अंदर एक एफिलेशन मिल जाती है। तो अभी भी हमारे जो प्लेयर्स हैं बिना सपोर्ट के भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके हमने वर्ल्ड कप जीते हैं, तो बीसीसीआई के अंडर आते हैं। तो जो मेहनत वो कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है और जो कम्युनिटी की एम्पावरमेंट है इससे होगी। तो ये इसके लिए महांते सर को बहुत बहुत बधाई, और तमाम लोगों को जो इसके साथ एसोसिएटेड है, और उन लोगों को भी जिन्होंने इंडिया में क्रिकेट को शुरू किया, ये सपना देखा और लगभग 30, 35, 40 साल बाद उनका सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एक और अच्छी खबर हुई है, इस पहली बार जो मेरी नॉलेज में हाल ही में दिनों में असम के जो डिसेबिलिटी कमिश्नर देवेश्वर बोरा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। हाल ही में इंसिडेंट हुआ ये है कि असम गुवाहाटी जो एक स्कूल है, वहाँ गुवाहाटी में एक जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर एक्सेसिबल टॉयलेट्स बनने थे। ये जो इनिशिएटिव था ये रोटरी क्लब असम का था, रोटरी क्लब लोइट का, और ये कॉन्ट्रैक्ट था टॉपसम सीमेंट कंपनी को दिया गया टॉयलेट ब्लॉक बनाने का। लेकिन उन्होंने एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं बनाए। आरपीडी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने इसको नहीं माना और एक तो क्लासरूम को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया टॉयलेट में। ये कैसे हुआ, स्कूल कैसे इस पे आवाज़ नहीं उठाई, वो समझ नहीं आया। जो असम गवर्नमेंट कहती है कि हम स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले हैं और क्लासरूम को टॉयलेट में तब्दील किया जा रहा है, तो आप हालात समझ सकते हैं। तो बहरहाल एक प्रतिबंधी सुरक्षा संघर्ष, एक वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसेबिलिटी कमिश्नर के वहाँ कंप्लेन लॉन्च की और उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ के जो डिसेबिलिटी कमिश्नर, उन्होंने टॉपसम सीमेंट कंपनी के जो चेयरमैन हैं कैलाश चंद्र लोहिया, उनको समन किया कि भैया आप अपीयर होएं और बताएं कि ऐसा आपने क्यों किया, क्यों आपने आरपीडी एक्ट को नहीं माना। तो ये एक बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन को समन करना। तो इससे बाकी जो कमिश्नर है वो भी सीख ले सकते हैं, प्रोएक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों सीसीपीडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप अपना केस कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है और वो ऑर्डर आपको हेल्प करता है। लेकिन हाल ही के दिनों में सीसीपीडी से बहुत जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। कई सालों से वो जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, उसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा और एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। और किसी को ज़रूरी नहीं होता कि हर शख्स को हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो। कुछ ऐसे वाक्य सामने आए हैं कि जब उस वहाँ केस किया जाता है तो वो कहते हैं कि आपका इनकम्प्लीट है डॉक्यूमेंट, जबकि सारे दिए होते हैं तो वापस भेज देते हैं। और कई बार जो रिकमेंडेशंस है वो भी अप टू द मार्क नहीं आती हैं। वो हेयरिंग में साफ पता लगता है कि आपके फेवर में केस जा रहा है, लेकिन वो रिकमेंडेशन कुछ गोलमोल सी आ जाती है। तो सीसीपीडी का तो एक फुल टाइम जो पोस्ट है उसको गवर्नमेंट को जल्दी से भरना चाहिए। और साथ ही साथ जो बात हम कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स को भी संज्ञान लेना चाहिए और जो वायलेट करता है आरपीडी एक्ट को, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के हकों की उल्लंघन करता है, उनके अधिकारों का उल्लंघना करता है, तो उसे समन करना चाहिए और स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी पास करने चाहिए। सिर्फ समन से बात नहीं बनेगी, तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी आना चाहिए और उसका कंप्लाइंस होना चाहिए, तभी बात बनेगी। बहरहाल देवेश्वर बोरा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे और वहाँ के स्कूल में एक्सेसिबल टॉयलेट बनाए जाएंगे। नमस्कार। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा और इस पूरे सेशन और प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसी के साथ मुझे नहीं पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले आइए जान लेते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने की कगार पर पहुंचे एक भारतीय मूल के परिवार को उनके बच्चे की सेरेब्रल पैल्सी की वजह से निष्कासन का करना पड़ रहा सामना। पटना में हो रही शुरुआत डिसेबल्ड फ्रेंडली सीएनजी बसेस की, जिनमें होंगी बहुत सी खास सुविधाएं।
महाराष्ट्र के 10वीं व 12वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थी स्वयं कर सकेंगे अपने परीक्षा केंद्र का चुनाव। जम्मू कश्मीर में लागू हुआ JNK राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। सुभाष चंद्र वशिष्ठ ने कहा, सबके लिए सुलभ होना चाहिए राम मंदिर। असम के टॉप सेमसीमेंट के चेयरमैन को दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए मिला नोटिस। डिजाइन इंजीनियरिंग की दुनिया से विमान में व्हीलचेयर यूजर्स के लिए एक नया तोहफा। तो इसी के साथ मैं पुनीत आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।